आप देख रहे हैं एशिया टाइम्स। मैं हूं अशरफ अली बस्तवी। आज से कोई 40 साल पहले हमारे बुजुर्गों ने ख्वाब देखा कि हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम की एक नुमाइंदगी करने वाला एक ऐसा सेंटर हो, हिंदुस्तानी आवाम को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को एक संदेश दिया जाए। इसके लिए 1980 की दहाई में उस वक्त के बुजुर्गों ने सोचा कि एक ऐसा सेंटर बनाया जाए। जब उस वक्त 15वीं सदी हिजरी मुकम्मल हुई थी बल्कि उस वक्त ये चर्चा शुरू हुई इंटेलेक्चुअल्स तबके में, और ये बात पहुंची उस वक्त की इंदिरा गांधी जो वज़ीर आज़म थी उनके पास। उन्होंने इसको पसंद फरमाया। उसके बाद इस पर बात शुरू हुई, काम शुरू हुआ। 1981 में 11.5 लाख दे करके हकीम अब्दुल हमीद साहब ने पे किया उस लीज की ज़मीन को जिस पर इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर आज कायम है। उसके बाद ये बनना शुरू हुआ। 1984 में इंदिरा गांधी ने उसका संग बुनियाद रखा। 2006 में उनकी बहू सोनिया गांधी ने उसका इफ्तिताह किया। 20 साल लगभग लगा उसको तामीर होने में, और इस दौरान बहुत सारे मराहिल आए। उस मराहिल से गुजरते हुए इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर एक बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बनकर के तैयार हुआ। बहुत सारी तवक्कुआत उससे वाबस्ता हुई, जो उसके मकासिद हैं वो तैयार किए गए। हिंदुस्तान के अंदर ये जो सेंटर होगा हिंदुस्तानी ही मुसलमानों की नहीं बल्कि इस्लाम की नुमाइंदगी करेगा और अख़वत और भाईचारे को हिंदुस्तान में फ़रोग़ देगा। ये सारी बातें होती रहीं। 2006 में जब इसका इफ्तिताह हुआ उस वक्त सिराजुद्दीन कुरैशी साहब इसके सदर बनाए गए। मेरे साथ कलीमुल हफीज़ साहब हैं। आप भी लगातार 20 साल से मेरा ख्याल है कि आप इसके मेंबर हैं, और पिछले इलेक्शन में आपने बहुत वाइब्रेंट अंदाज में इस्लामिक सेंटर की एक्टिविटीज़ को लेकर के, उसके मकासिद को लेकर के बहुत सारी बातें की। और ये किताब मेरे हाथ में जो है इन्होंने लिखी उस वक्त, और ये मेंबरान को बताने की कोशिश की कि इस्लामिक सेंटर के क़याम का जो मकसद था, क्या था, वो कैसे डिरेल हो गया, उसको कैसे पटरी पर लाया जाए, उसके लिए इन्होंने कोशिश की और लोगों को समझाने और बताने की कोशिश की। इसमें जो बातें कही गई हैं वो ये है, इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर एक ख्वाब जिसकी ताबीर अभी बाकी है। यानी 20 साल हो गए इसको शुरू हुए, लेकिन अभी इसके ख्वाब की ताबीर मुकम्मल नहीं है। इसमें इन्होंने जो डायरेक्टर जनरल थे पहले, मूसा रज़ा साहब जो रिटायर्ड IAS थे, उनके खतूत के हवाले से बात की है। रिपोर्ट्स के हवाले से 17-18 की जो रिपोर्ट रही इस्लामिक सेंटर की, उसके हवाले से आपने बात की है। तो उसमें वो तमाम बातें हैं, तमाम सवालात हैं, और बहुत तरह की तजावीज़ भी हैं, बहुत तरह के इनके सवालात हैं। उस वक्त बहुत चर्चा में रहे थे आपके सवालात। बहुत शुक्रिया। इस वक्त भी इलेक्शन है। आप ये कहते हैं कि 18 साल 20 साल जो भी उसको हुए, ये अपने मकासिद को पूरा नहीं कर सका। आप ये कैसे कहते हैं कि जो है सिराजुद्दीन कुरैशी और उनकी टीम ने अचीव नहीं किया? बहुत शुक्रिया बस्तवी साहब कि आपकी नज़र हमारे इस किताबचे पे पड़ी और आप इस पे गुफ्तगू कर रहे हैं। कि बुनियादी बात समझें कि जमहूरी निज़ाम कैसे चलता है। जमहूरी निज़ाम में इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इदारे होते हैं, और वो इदारे अपने अपने डिपार्टमेंट, अपने अपने कम्युनिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। जी। अब उसमें आप कह सकते हैं पार्लियामेंट एक इदारा है, जुडिशरी एक इदारा है, मीडिया एक इदारा है। इसी तरह से कम्युनिटीज़ के अपने अपने इदारे हैं। क्योंकि हिंदुस्तान में मुसलमान सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, और इतनी बड़ी पॉपुलेशन फ्रेगमेंटेड स्टाइल में है, यानी कोई फ़िरक़ों के एतबार से बटी हुई है, या इलाकाई एतबार से बटी हुई है, या उनका अपना नज़रिए के एतबार से बटी हुई है। तो इसलिए हुकूमत हिंद ने भी और हमारे उस वक्त के बुजुर्गों ने भी बात सोची कि क्यों ना एक ऐसा इदारा कायम किया जाए जिसमें हुकूमत हिंद और कम्युनिटी का जो इंटेलेक्चुअल तबका है, यानी जो दानिश्वर जो लोग हैं या ग्रोह हैं, उनमें से कोई ऐसा इदारा कायम किया जाए जिससे मुल्क की फलाह बहबूद, मुल्क की तरक्की में जो हिंदुस्तानी मुसलमानों का किरदार है वो उजागर किया जाए, और हिंदुस्तानी मुसलमानों के ताल्लुक से जितनी गलतफहमियां हैं जी, या शक शुबात हैं, उनको कैसे दूर किया जाए, या जो मुल्क जिस रफ्तार से तरक्की करेगा उस रफ्तार में आखिर मुसलमान कैसे तरक्की करें और मुसलमानों का उस तरक्की में क्या रोल हो। इस सब के साथ साथ जो इनकी अपनी तहजीब है, माइनॉरिटी कहलाती है इसलिए कि उसकी अपना कल्चर है, अपनी तहजीब है, लेकिन वो सिर्फ मुसलमानों की तहजीब नहीं है, वो हिंदुस्तान की भी तहजीब। बेशक। तो इसका अगर आप नाम भी गौर करेंगे तो इसका नाम है इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर। जी। यानी मुल्क
और एक कम्युनिटी यानी इस्लाम, और कल्चरल यानी तहजीब, उसका मरकज। तो यहां से बात शुरू होती है। और उस वक्त की जो टॉप लीडरशिप थी, कांग्रेस हुकूमत में थी, उसमें चाहे जस्टिस हिदायतुल्लाह हो जो उस वक्त के नायब सदर थे यानी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे जी, या बेगम आबिदा बेगम जो राष्ट्रपति की फखरुद्दीन अली अहमद साहब की वाइफ हैं वो थी, या हमदर्द के बानी हकीम अब्दुल हमीद साहब। ऐसे ऐसे जो जय्यद और बहुत ही टावरिंग पर्सनालिटीज थे वो इसके फाउंडर मेंबर हैं। और उन्होंने इसको एक ख्वाब का क़याम किया कि भाई ये आने वाले वक्त में हमारी नस्लों की नुमाइंदगी करेगा। और हुकूमत ने भी उस पर साथ दिया। और हुकूमत ने अपने लुटियन जोन में जो पावर जोन कहलाता है उसमें 2 बंगले अलॉट किए। और न सिर्फ अलॉट किए, उन्होंने इसके बायलॉज में अपने 2 नॉमिनी देना भी तय किया। इसका जो असल मकसद था एक प्योर कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन का था। उसके बाद जो टीम इसको बनाने के लिए आई वो ब्यूरोक्रेट्स की टीम थी। उन लोगों ने इसको मुकम्मल करने की कोशिश की और तकरीबन कोई 8-8.5 करोड़ रुपए उन्होंने ग्रांट ली। और ग्रांट लेकर के इस पूरी बिल्डिंग को बनाया, कंप्लीट कर दी थी उन्होंने बिल्डिंग। तो ये ग्रांट कहाँ से आया? उन्होंने ग्रांट बहुत कुछ हुकूमतों से भी ली, कुछ स्टेट गवर्नमेंट से ली, कुछ फॉरेन कंट्रीज से भी लेके आए। और बाकी जो हिंदुस्तान में जो कुछ खुसूसी चंदे भी हुए। जी हाँ, ये बड़े चंदे हुए। इसमें खासतौर से जो ईटीए के मालिक हैं बीएस अब्दुर्रहमान साहब, उन्होंने उस वक्त तकरीबन 3.25 करोड़ रुपए दिए। इस तरह के बहुत सारे लोगों ने मदद की, हिंदुस्तान भर से मदद हुई और ये पूरी बिल्डिंग बनी। और उस वक्त के जो टॉप जो डिजाइनर आर्किटेक्ट थे, स्टाइन दोषी भल्ला, जिन्होंने इंडिया हैबिटेट सेंटर डिजाइन किया, उनको हायर किया गया और उन्होंने बहुत खूबसूरत बिल्डिंग एक डिजाइन की और वो उसको उन्होंने बनाना शुरू किया। बनाते बनाते हुआ ये कि जब वो उसकी बिल्डिंग का फिनिशिंग कर रहे थे, यानी ये पीछे पत्थर लगा चुके थे, आगे वाले हिस्से में पत्थर लगाना था और जो बाहर का ग्राउंड है उसको बनाना था, उसमें घास वास लगानी थी। उससे पहले वो लोग पैसे खत्म हो गए या हौसला हार गए। बहरहाल उन्होंने वो बैटन जो है वो बिजनेसमैन ग्रुप को जो है वो सौंप दिया कि भाई अब आप लोग तैयार कीजिए। लेकिन ये बता दूं मैं आपको कि जब सिराजुद्दीन कुरैशी साहब के पास ये बिल्डिंग आई, उस वक्त इस बिल्डिंग में ऑफिसेस चलते थे, रूम बने हुए थे, सेंट्रल एयर कंडीशन इंस्टॉल था और काम करता था। अच्छा, लोग ये इस बात में गलतफहमी में रहते हैं। कही गई है कि इन्होंने ये सारे सिस्टम उसमें इनके आने के बाद नहीं इंस्टॉल किए गए। नहीं, इनके आने से पहले सेंट्रल एयर कंडीशन जो सिस्टम आज भी चलता है, ये बाकायदा उससे पहले फंक्शनल था। अच्छा, लिफ्ट लगी हुई थी, फंक्शनल था। लिफ्ट का गालिबन मुझे याद नहीं, लेकिन वो एसी फंक्शनल था, बाकायदा रूम बने हुए थे, ऑफिस बने हुए थे। हाँ, 2-3 चीजें नहीं बनी थी। एक तो फ्रंट का पूरा कोई पत्थर नहीं लगा था, बाहर का ग्राउंड डेवलप नहीं था, और जो डोम का एरिया है ये बिल्कुल नेकेड आरसीसी स्ट्रक्चर था। इसमें ना टाइलें लगी थी ना फ्लोरिंग लगी थी। लेकिन उन्होंने 8.5 करोड़ रुपए जो इकट्ठे किए मूसा रजा साहब ने और इस बिल्डिंग को बनाया, तो वो 8.5 करोड़ रुपए एक तरह से कम्युनिटी का एसेट बन गया और वो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में एक एसेट के तौर पे रहा। लेकिन जब दूसरा ग्रुप आया सिराजुद्दीन कुरैशी साहब का, तो उन्होंने अपनी तरफ से जो वादा किया था कि बड़ी रकम का वादा किया कि मैं इतनी बड़ी रकम दूंगा, उतनी बड़ी रकम तो उन्होंने नहीं दी, लेकिन अलबत्ता उन्होंने लोन लिया। सिराजुद्दीन कुरैशी साहब ने 51 लाख रुपए डोनेशन देने का वादा किया था और वो 51 लाख रुपए उन्होंने दिए या नहीं दिए ये तो अभी ऑडिट चल रहा है, उससे पता चलेगा। लेकिन जो बाकी रकम लगी वो सब बॉम्बे मर्केंटाइल बैंक से लोन लिया गया। गालिबन 3.5 करोड़ का लोन लिया गया और शायद 13.5 या 14% का उस वक्त उतनी परसेंटेज पर लोन लिया गया, जबकि परसेंटेज उस वक्त कम चल रही थी। लेकिन उन्होंने कॉमर्शियल लोन दिया बॉम्बे मर्केंटाइल बैंक ने। ये जरूर आप कह सकते हैं कि उसमें गारंटर के तौर पर सिराजुद्दीन कुरैशी साहब थे, लेकिन सवाल इदारा इतना बड़ा कीमत की जगह है, उसमें गारंटी से ज्यादा इस बात की वैल्यू है कि आप लोन ले किस लिए रहे हैं। अब उसका असर क्या हुआ, जब आपने 3.5 करोड़ या 4 करोड़ जो भी था वो जो लोन लिया, उस पर जब इंटरेस्ट चलता रहा
तो उस इदारे पर एक ऐसा बोझ आ गया, ऐसा प्रेशर आ गया कि उसको अपनी हर चीज कॉमर्शलाइज करनी पड़ी। अच्छा। हर चीज, यानी कि जो कॉफी 10 रुपए की मिल रही थी मेंबर को, जो वहां का कमरा जो है 500 रुपए रोज पर मिलना था, जो वहां का ऑडिटोरियम 5,000 रुपए पे मिलना था, या खाना वहां पे 400-500 पर हेड पे मिलना था सब्सिडाइज रेट पे, वो कॉफी 100 रुपए की हो गई। रूम 3,000 रुपए का 2,500 से 3,000 हो गया। ऑडिटोरियम 2,500 रुपए पे पहुंच गया। ये क्यों हुआ? क्योंकि उस पर एक दबाव था कि उसको लोन जमा करना है और उसने कमाना था। उसने कमाया उस इदारे ने, और कमा के वो लोन अदा किया। सवाल ये है अल्टीमेटली वो पैसा कहां से गया? वो पैसे जो दिए लोगों ने, कमाया किससे? इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर ने अपने मेंबरान से पैसे कमाए। उन मेंबरान से पैसे कमा करके फिर बैंक को वापस दिए। आपने लोन लिया था। है कि इस्लामिक से उसमें सिराजुद्दीन कुरैशी का क्या रोल रहा? नहीं, मैं सिराजुद्दीन कुरैशी साहब का तो ये रोल है कि उन्होंने लोन लिया और उसको उसे कंप्लीट कराने में वो लगे रहे। मैं भी चूंकि उसमें था शामिल, इसलिए मुझे मालूम है। ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि वो मुकम्मल किस तरह से कराया। जब आप बैंक का लोन लेते हैं तो आप पे जो प्रेशर आता है, और जो आप कॉमर्शियल एक्टिविटी करते हैं तो आप अपने बुनियादी किरदार से हट जाते हैं। अब मामला यहाँ कि चंदा तो मिल नहीं रहा था, जो जैसे बुजुर्गों ने, मूसा रजा साहब वगैरह ने हथियार डाल दिए और इनके हवाले कर दिए। इनके सामने एक चीज ऑप्शन था कि वो इनकी अपनी गारंटी मिल सकती थी, उन्होंने ले लिया। तो कम्युनिटी से चंदा नहीं मिल रहा था, इसलिए ये मजबूरी में ऐसा किया होगा इन्होंने, मुझे ऐसा लगता है। इन्होंने, देखिए क्या होता है, अप्रोच होती है। इसी को कहते हैं लीडरशिप, इसी को कहते हैं कि आपकी अप्रोच क्या है। उनकी अप्रोच प्योर बिजनेस पर्सन की है, प्योर कमर्शियल अप्रोच है सिराजुद्दीन कुरैशी साहब की। इसलिए वो ना, उन्होंने कभी उनको इदारे चलाने का एक्सपीरियंस ही नहीं है। अगर आज जमात इस्लामी लोन लेके बनाती है बिल्डिंग, तो आपको पता है जमात इस्लामी के अमीर पे कितना प्रेशर होता है अगर लोन मुझे वापस करना है। जी बिल्कुल। नतीजा क्या हुआ कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर जो एक कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन था, वो कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन से बदलकर कमर्शियल हो गया। वो एक कमर्शियल हो गया। अब वो क्या बन गया? वो अब शादी खाना बन गया, अब वो रेस्टोरेंट की जगह बन गई, अब वो क्लब बन गया, अब वो कॉफी शॉप, कॉफी हाउस बन गया, और वो भी महंगा। तो ये तो बड़ी अहम बात बता रहे हैं कि जिसका जो मकसद था, यानी जिसके लिए कायम किया गया था, तो वो तो मुकम्मल तौर पर वो डिरेल हो गया वहां से बिल्कुल उसकी एग्जैक्टली। अगर आप सारा जो मैनेजमेंट है वो जब कमर्शियल एक्टिविटी में लगा देंगे तो आप इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी कब करें? अच्छा, ये जब हो रहा था, आप मेंबर थे, तो क्या बोर्ड में आवाजें नहीं उठ रही थी कि ये क्या हो रहा है? नहीं, वो बड़ा अजीब मामला था। जब से सिराजुद्दीन कुरैशी साहब जीते, उसके बाद जब तक वो जीते थे, वो गालिबन कोई 600 मेंबरशिप थी। ठीक है। उसके बाद जब दूसरा इलेक्शन हुआ, तब तक वो उसको 2000 के करीब मेंबरशिप कर चुके थे। एक इलेक्शन 2009 में हुआ, फिर 2014 में हुआ, फिर 2019 में हुआ, और अभी 2024 में हुआ। लेकिन उसमें सारे इलेक्शंस के बीच में उन्होंने 1000 मेंबर के करीब बनाए। अब 1000 मेंबर जो बनाए उन्होंने, वो जाहिर बात है उन्होंने जो दिया लोन, कुछ लोग कहते हैं कि जो लोन दिया उसी में से उन्होंने उनकी फीस भी जमा करवा दी। अच्छा। तो बहुत सारा मैनिपुलेशन, बहुत सारा मिसमैनेजमेंट जो मेंबरशिप के बारे में था, वो सब सिराजुद्दीन कुरैशी साहब के कब्जे में था। इसलिए सिराजुद्दीन कुरैशी साहब का बड़ा दबाव था, और वो हराबी लोगों का डर था कि भी हम हार जाएंगे, और ऐसा हुआ भी। 2009 में हमारे सलमान खुर्शीद साहब हारे, 2014 में शकीलुज़्ज़मा साहब हारे, 2019 में आरिफ मोहम्मद खान साहब हारे। उसकी वजह यही थी कि उनका जो अंदर से जो वोटरों का जो मैनेजमेंट था, बड़ा यानी वो मेंबर नहीं बल्कि वोटर उन्होंने बनाया, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी हाँ, उन्होंने वोटर बनाए। अब वो सारी पोल खुल रही है, क्योंकि अब उन्हीं में से 6 बीओटी के लोग, जब उनकी 75 साल उम्र की कैद जो एमओए में है, जब वो पूरी हो गई 75 साल उम्र उनकी, और तो उनको प्रेसिडेंटशिप से हटाने की कोशिश की गई बीओटी ने, तब वो उनमें आपस में झगड़ा हुआ। जब झगड़ा हुआ तो ये लोग कोर्ट पहुंच गए। अब जब कोर्ट पहुंच गए तो कोर्ट ने फिर एक अपना ऑब्जर्वर अपॉइंट कर दिया। तो अब ऑब्जर्वर जो है वो खास तौर से 3 काम कर रहा है। वो मेंबरशिप का ऑडिट कर रहा है, वो फाइनेंशियल ऑडिट कर रहा है, और साथ में उसको इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी है। तो गरज ये कि सिराजुद्दीन कुरैशी साहब ने उसको मुकम्मल जरूर कराया, इसका क्रेडिट उनको दिया जाना चाहिए। लेकिन उनसे इस बात का भी सवाल पूछा जाना जरूरी है कि आखिर इसकी जो कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन की जो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच थी, उसको आपने कमर्शियल क्यों बना दिया? जो इस्लामिक सेंटर का मैंडेट था उससे उन्होंने हटा दिया। अब आते हैं, बात आपका सवाल था बुनियादी कि ये आखिर किताब क्यों लिखी है। इसमें रिपोर्टें भी आपने दर्ज की हैं, और मैं पढ़ रहा था तो बड़े सवालात इसमें आपने खड़े किए हैं।
एक जगह पढ़ रहा था कि एजीबीएम में साजिदुद्दीन कुरैशी साहब सिर्फ बोलते हैं, कोई नहीं बोलता, अगर किसी के पास कोई आइडिया भी है तो चुप रहता है। तो ये वन वे कम्युनिकेशन लगातार होता रहा है। आपने ये बात कही है, ये वाहिद इदारा है जिसमें सेक्रेटरी, अनाउंसर, सदारत, सारा काम एक ही शख्स करता था, वो थे सिराजुद्दीन कुरैशी साहब। ये वाहिद इदारा है, और उसमें ऐसा नहीं था कि उनके पास जो टीम थी उसमें टॉप ब्यूरोक्रेट थे जो हुकूमत हिंद की बाकायदा सेक्रेटरी लेवल के लोग थे। अच्छा, आप भी बताएं कि जब आप मेंबर हुए थे उस वक्त सिराजुद्दीन कुरैशी साहब से कि उनकी जो काबीना थी या जो वो थे उस वक्त आप उनके साथ रहे, बाद में जाकर के इख्तलाफात क्या रहे होंगे जिसको लेकर के आप ने उनके खिलाफ, बल्कि पिछले साल तो आरिफ मोहम्मद खान साहब का बहुत खुल करके आपने साथ दिया था, आप खुद भी सामने थे, तो ये क्या वजह बनी रही होगी? नहीं, देखिए, बुनियादी वजह क्या थी? हमारे सिराजुद्दीन कुरैशी साहब से कोई इख्तिलाफ नहीं, आज भी सिराजुद्दीन कुरैशी साहब से हमारे जाती ताल्लुकात बहुत अच्छे, वो तो ठीक है। हमारा उनसे ये कहना था कि इसकी आप इंस्टीट्यूशनल अप्रोच रखिए। इसका जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, जो इसके आगाज और मकासद हैं, उन पे आप काम करिए, आप कम्युनिटी के लिए काम करिए। आप जो जिसके लिए बनाया जा रहा है आप वो काम ही नहीं कर रहे हैं। आपको यहां से कम इतना तो कर सकते थे आप कि हुकूमत हिंद के साथ अपनी कम्युनिटी के जो तकलीफ है उनको बयान कर देते। आप कोई भी मीन्स रख सकते थे, आप लेटर लिख सकते थे, आप कोई स्टडी करा सकते थे, आप कोई मुतालबात रख सकते थे, आप कोई वफद लेके हुकूमत से इस बात के लिए मिलते कि हमारी कम्युनिटी इतनी तकलीफ से गुजर रही है, आखिर हमारी तहजीब खतरे में रही, हमारी तहजीब या हमारे जो कहना चाहिए कि शायर हैं, यानी कि जो जितनी भी मजहबी हमारी मसाजिद या हमारी दरगाहें या हमारी खानकाहें हैं वो खतरे की ज़द में है। तो जब इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर अपने कल्चर की हिफाजत करता हुआ भी नजर नहीं आ रहा, तो आप अंदाजा लगाएं कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर अपना काम क्या कर। लेकिन इस दरमियान आपने और हमने भी देखा होगा कि जो भी फॉरेन डेलीगेट्स आते हैं इंडिया में, खासतौर से मुस्लिम मुल्कों से, ब्यूरोक्रेट्स हों और भी कोई हाई प्रोफाइल पर्सनालिटी, तो उनका वेलकम तो अक्सर लगातार होता रहा है। ईद, बकरीद, ईदी मिलन और होली मिलन, क्रिश्चियंस के जो त्यौहार होते हैं उनको लेकर के, और पंजाबियों के भी तमाम तरह के इस तरह की कल्चरल एक्टिविटीज तो वहाँ होती रही लगातार। नहीं, ये आपको सुन के हैरानी होगी कि जब बाहर का कोई भी एक जो फॉरेन डिग्नेटरीज आते हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों से बात करनी है, तो हुकूमत हिंद के पास कोई और ऐसा इदारा नहीं है जहाँ पे वो रिकमेंड करे। तो हुकूमत हिंद रिकमेंड करती है कि जाइए आप इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के प्रेसिडेंट से या उनके जो मैनेजमेंट है या वो सेंटर से मिलिए और बात करिए। अफसोस की बात यह है कि हम कभी भी तैयार नहीं रहते। वो तो जब हम पे इम्पोज कर दिया जाता है कोई, तो हम उसको बुलाते भी हैं, वेलकम भी करते हैं, लेकिन वेलकम करना, बुलाना कोई सिर्फ मेरे लिए कोई सेरेमोनियल नहीं होना चाहिए। मीनिंगफुल डिस्कशन कभी नहीं हुआ, कभी इस तरह के मुज़ाकरात नहीं हुए, कभी ऐसी वर्कशॉप्स नहीं हुई। जो कम्युनिटी जिस तकलीफ से, जिस कर्ब से गुजरी है इस दौर में, खास तौर से 2014 के बाद से जो 2024 का जो तारीखी जो सानिया हुए हैं, जिनके बारे में आप सोच के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, चाहे वो मॉब लिंचिंग हो, चाहे हमारी मसाजिद पे जो किस तरह का जो अटैक हो रहा है, या फिर हमारे कल्चर पे, खासतौर से हिजाब पे, हमारे खाने पे दंगे हो रहे हों। नहीं, उसके लिए तो बहुत सारी तंजीमें अपने अपने तौर पर जो हैं मैदान में, मुसलमानों की मजहबी तंजीमें, समाजी तंजीमें, सियासी तंजीमें, तो अपने बयान, आप भी एक सियासी पार्टी में रहे हैं, लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं, आज भी आप उठाते हैं, तो ये काम तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो क्या इस्लामिक सेंटर का भी ये आप मानते हैं कि ये सारे इश्यूज जिसका आपने जिक्र किया, इस्लामिक सेंटर को अपने प्लेटफॉर्म से उठाना चाहिए मजबूती के साथ गवर्नमेंट के सामने? देखिए, आप मुझे बताइए कि ऐसा इदारा जिसमें हुकूमत हिंद की भी नुमाइंदगी है, दो उसके भी बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में 2 नॉमिनी होते हैं जी, ऐसे इदारे में जहां टॉप कम्युनिटी की टॉप लीडरशिप बैठी हुई है, क्या वो अपनी तकलीफ भी बयान नहीं करेगी? अच्छा, पिछले 10 साल क्या हुकूमत हिंद की जो स्कीम्स हैं कम्युनिटी को लेके, छोड़ दीजिए सियासी बिल्कुल बात, सही है, यहाँ पर मैं कहता हूँ सियासी बात छोड़ दीजिए, सियासी बात सियासी पार्टियां करेंगी, ठीक है, लेकिन जो हुकूमत हिंद की जो स्कीम्स है कम्युनिटीज को लेकर, सेहत को लेकर है, तालीम को लेकर है, रोजगार को लेकर है, सैनिटेशन, उनकी साफ सफाई को लेकर है, या उनकी जो आने वाली नस्लें हैं वो आगे आकर कैसे डेवलप हो उसको लेकर है, उसमें कोई मदाखलत नहीं करेगा इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर। नहीं, बिल्कुल, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि यहाँ तो ये बात सही है कि जो गवर्नमेंट की जो स्कीमें हैं, डेवलपमेंट की जो स्कीमें हैं, सोशल डेवलपमेंट की, वो तो उसको लेकर के सवाल करना, इम्प्लीमेंट हुई हैं नहीं हुई हैं, असेसमेंट करना,
और उस पर बात करना, उनका इंट्रोडक्शन भी कराना, ये बात तो उनको होना चाहिए। अच्छा, एक और बात है जो इसका बुनियादी काम है, इस्लाम और मुसलमानों के ताल्लुक से जो गलतफहमियां हैं गैर मुस्लिमों के बीच में, उसको दूर करना। तो उसके लिए सबसे ज्यादा नहीं, उसके लिए तो ईद मिलन और होली मिलन ये तो करते हैं। अच्छा, ईद मिलन, आप अपने यहाँ ईद मिलन करा ले, गले मिलते हैं, सोइयां खाते हैं, खुश होते हैं। अच्छा, अगर आप ईद मिलन करा के या होली मिलन करा के या दिवाली मिलन करा के आपके खिलाफ, इस कम्युनिटी के खिलाफ जो पूरा मीडिया रोजाना 24 घंटे बम्बार्डमेंट करता है, इस्लाम के खिलाफ भी मुसलमानों के खिलाफ भी, वो तमाम झूठ का प्रचार करता है, क्या एक जिम्मेदारी इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की नहीं बनती कि कम से कम अपने कल्चर की हिफाजत के लिए कुछ तो कहें, कुछ तो मीडिया वालों को ही बुला के उनको क्लियर करें, या उनकी अपने जो मीडिया के पैनलिस्ट हैं उनकी जहन साजी करें कि भाई तुम्हें ये बोलना है मीडिया में जाके, या मीडिया वालों को अपनी इनवाइट करें और उनके साथ कहें कि भाई आपको आखिर ऐसी क्या गलतफहमी है। इस्लाम तो अनडेमोक्रेटिक नहीं है, इस्लाम किसी ऐसे जिहाद की बात नहीं करता जिसमें खून खराब हो, इस्लाम किसी ऐसे मुल्क से गद्दारी की बात नहीं करता जिस तरह की आप मुसलमानों को एक गद्दार, मुल्क का गद्दार बना के पेंट करते हैं। क्या इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर ये नहीं बता सकता कि इस्लाम में इल्म का हासिल करना फर्ज है? आप क्यों नहीं बताते कि इस्लाम ये कहता है कि आप जहां जिस मुल्क में है उसकी वफादारी आपका ईमान का हिस्सा है। यानी इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो मीडिया ने पूरे मुस्लिम यानी हिंदुस्तानी मुसलमानों को पेंट कर रखा है। तो उसके ताल्लुक से भी कभी आपने कभी मीडिया में कोई बयान सुना हो? आप तो खुद मीडिया से हैं। जी। आप मुझे बताएं कभी इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर ने कोई बढ़ चढ़कर कोई हिस्सा लिया हो? मैं मान सकता हूं कि आप सियासी बात नहीं कर सकते, नहीं करनी चाहिए आपको, सियासी बात सियासी जमातें करेंगी, मजहबी भी बात नहीं कर सकते आप, चूंकि मजहबी बात भी मजहबी जमातें करेंगी, लेकिन कम से कम जो कल्चरली, सोशली और कम्युनिटी की जो पूरा जिस्म जख्म से रिस रहा है, खून बह रहा है, कम से कम उस पर तो मरहम लगाने का आप काम करेंगे। आप बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं। सब मैं पढ़ रहा था इससे तो देखा कि आपने बहुत ही दिलचस्प मुझे लगा वो ये था कि साहब वहां पर वीआईपी टेबल और वीआईपी कमरे का भी अलॉट कर रखा है, वो वहाँ कुछ ही लोग, वो खास लोग बैठते हैं। हाँ? इस तरह की बातें हैं वहां पर। आप मुझे बताइए, तो कभी वहां बैठने का मौका मिला आपको वीआईपी टेबल, वीआईपी कमरे में? मैं वीआईपी कमरे में मुझे बैठने का मौका मिला है। अच्छा। और वहीं से मुझे ये एहसास हुआ कि वो इस्लाम जो मसावात की बात करता है, वो इस्लाम जो ऊंच नीच को मिटाने के लिए आया और उसने ऊंच नीच मिटाई, इसीलिए वो इतनी तेजी से पूरी दुनिया पे गालिब आ गया। ठीक है। उस इस्लामिक कल्चर में कोई वीआईपी रूम हो, आप अंदाजा लगा सकते हैं? वीआईपी रूम होना अगर किसी गेस्ट के लिए, किसी बहुत ही अहम ऑनर करने के लिए ऐसी कोई जगह बनाई जाए तो क्या बुरा है? नहीं, वो वीआईपी रूम में वीआईपी ही बैठते थे। अच्छा। और रेगुलर जो उसके ओहदेदारान हैं या जो उसके सदर हैं या सदर के जो गेस्ट हैं, वो उन्हीं की इजाजत थी अंदर बैठने की। अच्छा। उसका नाम सदर का ऑफिस भी हो सकता था। हाँ। वीआईपी रूम लिखने का मतलब ये है कि ये इस्लामी कल्चर के खिलाफ बात है। ठीक है, अच्छी बात है। इसीलिए मैंने वो बात इसमें नोट की कि ये आपको देखिए, छोटी छोटी बातों से लोग जज करते हैं। ठीक है। आपने टाइल क्यों लगाते हैं, आप वहाँ आयत की जो कैलीग्राफी है क्यों करते हैं? क्योंकि आप अपने कल्चर की नुमाइश करना चाहते हैं। ठीक है। तो वीआईपी कल्चर से आप क्या नुमाइश कर रहे हैं? वीआईपी नुमाइश कर रहे हैं, यानी ऊंच नीच का बता रहे हैं ना। वीआईपी रूम लिखा जाना ही अपने आप में ये ऐतराज है इस पे। वो कॉन्फ्रेंस रूम हो सकता है, बोर्ड रूम हो सकता है। बोर्ड रूम में जाहिर बात है कि बोर्ड के मेंबर बैठेंगे, कॉन्फ्रेंस रूम में कॉन्फ्रेंस में जो लोग इनवाइट होंगे वो बैठेंगे, लेकिन वीआईपी रूम का क्या मतलब? अच्छा, मुझे एक चीज बताइए कि गुज़िश्ता 20 साल के अंदर जब से ये सदर हैं सिराजुद्दीन कुरैशी, क्या कुछ आपको नहीं लगता कि कोई बड़ी अचीवमेंट उनके हिस्से में आई है, ये मतलब इस्लामिक सेंटर के हिस्से में आई है? देखिए, कुछ ऐसी चीजें नहीं हुई? ये 20 साल में, ये जो आखिर के 10 साल हैं, ये ऐसा मौका था सिराज साहब को कि अगर सिराज साहब थोड़ा सा भी एक्टिव होते और उनकी पूरी टीम एक्टिव होती तो बहुत नुमाया काम कर सकते थे। क्योंकि तकलीफ बहुत रही है इसमें, और आज भी तकलीफ है, इश्यूज बहुत हैं जिस पे हम बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने बिल्कुल नहीं किया। तो इसलिए उन्होंने जो 2004 से लेके 6 तक जो उसके कंस्ट्रक्शन में बहुत मुस्बत रोल अदा किया था, चाहे लोन लेके ही बनाया सही, लेकिन उन्होंने उसे कंप्लीट किया था, उसका क्रेडिट उनको जाता है। लेकिन इस जो 10 साल में इसने कुछ नहीं काम किया, उस सब से वो नल एंड वाइड हो गया। उस सब से और उल्टा सिराजुद्दीन कुरैशी साहब पे अब ये सवाल आयद हो गया कि आखिर आप 20 साल तक बैठे रहे, आप खुद से क्या मुतमईन हैं, मेंबरान को कैसे मुतमईन करेंगे? और चलिए, आपने मेंबरान को, आपके जो हवारीन हैं, आपके जो ऐसे उन्होंने लोग बिठाए हुए हैं जो हर तरह की बदतमीजी करने को तैयार रहते हैं, उनकी वजह से वो मेंबरान से तो बच जाएंगे और हो सकता है कि वो जीत भी जाएं,
लेकिन अल्लाह ताला के जाके क्या मुंह दिखाएंगे? जब इस दुनिया से रुखसत होंगे और वहां पे जब उनका हिसाब होगा कि तुम्हें 20 साल तक हमने इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के प्रेसिडेंट के मेंबर पे बिठाया था, तुमने वहां क्या काम किया? अच्छा, एक चीज बिल्कुल सही है। एक चीज मुझे बताइए कि क्या सिराजुद्दीन कुरैशी से आगे अब क्या आप लोग देख रहे हैं एज ए अपोजिशन? अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं, देखिए, जब पिछली मर्तबा हम लड़ रहे थे, हमें तब भी अंदाज था कि हम जीतेंगे नहीं। ठीक है। उसी की वजह से हमने ये किताबचा लिखा था ताकि हम अपनी हुज्जत तमाम कर दें। हम जो कम्युनिटी का दर्द लिए घूमते हैं और बरसों से काम कर रहे हैं, आखिर हमारे भी कुछ जज्बात और एहसासात हैं, हम वो कलमबंद करके लोगों तक पहुंचा दें। लोग कहाँ तक मानते हैं नहीं मानते वो अब उनके ऊपर है। इसी तरह से इस मर्तबा भी मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि अब जो भी लोग आए मैदान में इलेक्शन लड़ने के लिए, उनके पास एक पॉजिटिव विजन होना चाहिए। इस तरह का विजन नहीं कि मैं साहब एक फ्लोर डालूंगा, उसका एक फ्लोर डाल के कोई विजन नहीं है। वो फ्लोर डालना बिल्डिंग को बड़ा मैं इसे पढ़ रहा था, एक बहुत ही अच्छा जुमला आपने कहा कि क्या कहते हैं, कौमों की जो तामीर होती है वो इमारतों से नहीं होती। कौमों की तामीर इमारतों से नहीं, इदारों से होती है। अब इदारे जो होते हैं वो अपनी जो उनका एक्शन प्लान होता है वो इदारे होते हैं। ठीक है। अगर कौम की पहचान या तामीर बिल्डिंगों से होती तो आज भी हिंदुस्तान वतन अजीज की अजीम बिल्डिंग जो है, ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार, हुमायूं टॉम, फतेहपुर सीकरी, इस तरह की हजारों इमारतें आज भी मुसलमानों के साथ मंसूब हैं। क्या लेकिन क्या उससे क्या हमारी तामीर हो रही है? हमारी तामीर होगी इदारों से। अब इदारा क्या है? अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, जामिया मिलिया इस्लामिया है, नदवा है, देवबंद है। ये इदारे हैं जो अपना रोल अदा कर रहे हैं। ठीक है, वो अगर तालीमी इदारे हैं तो तालीमी तौर पे अपना रोल अदा कर रहे हैं। इसी तरह से इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर एक कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन है, एक कौमी इदारा है। इसको तो कम्युनिटी के जनरल इश्यूज पे बात करनी चाहिए थी, डिस्कशन करना चाहिए था, जर्नल आना चाहिए थे, रिपोर्ट्स आनी चाहिए थी। और खास तौर से जो मैंने इसमें बहुत खास इसमें चीज लिखी है वो लिखा है थिंक टैंक के बारे में, जी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग के बारे में, ताकि और उसको मैंने इसमें ये भी बहुत लंबी आपने सजेशंस इसमें दिए हैं। नहीं, मैंने कई पैरामीटर्स हैं अलग अलग अंदाज में। लेकिन अगर मैं इसको नैरो डाउन करूं तो दो बातें मैंने इसमें खास तौर से, ठीक है, एक तो मैंने ये एहसास कराया कि आखिर इस बिल्डिंग इस इदारे का बनाने वाले कौन, उनका इरादा क्या था और इसकी अहमियत बैनुल अक़वामी है। दूसरा मैंने ये बताया कि जिन लोगों के हाथों में है वो 2017-18 की जो रिपोर्ट डिस्कस हमने इसीलिए की है कि ये लोग कैसे इसको किस अंदाज में चला रहे हैं, जो कि बिल्कुल उसके इदारे की जो उसकी अहमियत है उससे मैच नहीं करता। जी। तीसरा मैंने बताया कि इदारे को करना क्या चाहिए। अब जो करना चाहिए उसमें भी अगर मैं इसको नैरो डाउन कर दूं तो मैं कहता हूं कि हुकूमत हिंद के पास एक प्लानिंग डिपार्टमेंट है, ठीक है, वो पूरे साल का एक बजट बनाता है। वो बजट से पहले भी एक प्री बजट एक मीटिंग होती है और बजट बनाने के बाद पोस्ट बजट उसका डिस्कशन होता है। तो हमारा सेंटर भी पहले प्री बजट एक मीटिंग करे और देखे कि कम्युनिटी के क्या इश्यूज हैं और हुकूमत हिंद को लिखे। फिर जब बजट आ जाए तो पोस्ट बजट डिस्कस करें और फिर हुकूमत हिंद को लिखे कि क्या बात थी और क्या ली गई और क्या नहीं ली गई, ताकि अगले साल ले ली जाए। दूसरी बात मैंने इसमें लिखी है कि 10 डिपार्टमेंट पे मुश्तमिल एक थिंक टैंक बनाया जाए। 10 डिपार्टमेंट मिसाल के तौर पे एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ, आपके एग्रीकल्चर, इस तरह के 10 मैंने पॉइंट्स उसमें लिखे कि उस पे 10 डेस्क बनाकर उसका आप एक उसका इंचार्ज बनाकर उनसे रिसर्च कराई जाए। उनके साथ जो भी इंटरनल डिस्कशन है या एक्सटर्नल जो एक्सपर्ट को बुला के उनसे डिस्कशन करने के बाद कम से कम क्वार्टरली या हाफ ईयरली या ईयरली एक रिपोर्ट शाये की जाए, ताकि हिंदुस्तान की हुकूमत को और हिंदुस्तान की मीडिया को हिंदुस्तान के मुसलमानों की जो जमीनी हकीकत है उसका पता लग सके। अभी तक एक भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जिस पे हमारी हुकूमत या मीडिया रिलाई करता हो और कोट करता हो। तो मशवरा जो आपने दिया है बहुत कीमती मशवरा है, इसमें दो राय नहीं है कि अगर इसकी बुनियाद पर जो आपने मशवरे इसमें सजेशन दिए हैं, अगर इस्लामिक सेंटर इसमें 50% भी अडॉप्ट करे तो सही मानों में वो तो एक्टिव रोल अदा कर सकता है। लेकिन उसके लिए फिर इस्लामिक सेंटर में ऐसे लोग फुल फ्लेज इंगेज किए जाएं जो थिंक टैंक का रोल अदा करें अपने अपने अंदाज में, और उसको बाकायदा टाइम टू टाइम उसका जो वो है क्या कहते हैं ऑब्जर्वेशन करते रहें, फॉलो अप करते हैं, तभी साल में जाकर के कोई एक रिपोर्ट कोई बड़ी चीज़ आ सकती है।
देखिए, मैंने इसका प्रेजेंटेशन बोर्ड में दिया था जाके, मैंने लेटर लिखा था, सदर साहब से बात की थी, मैंने बाकायदा बीओटी में प्रेजेंटेशन दिया था कि मैं थिंक टैंक, मैं ऑनरेडी बेस पे मैं चलाने को तैयार हूं, लेकिन आप लोगों का बिना इंडिया इस्लामिक सेंटर के ताउन से उसकी कोई हैसियत नहीं है। जब इंडिया इस्लामिक सेंटर उसको खुद रन करेगा, जहां तक बात है उसके पैसे भी खर्च होने की, जाहिर बात है कि उसके जितने भी जो रिसर्चर होंगे वो सब पेड होंगे। आज इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के बैंक में 8 करोड़ रुपया है, तो 4-5 करोड़ और आ गया होगा, इसका मतलब 10-12 करोड़ है। उस 10-12 करोड़ का क्या करेगा इंस्टीट्यूशन? वो 10-12 करोड़ कम्युनिटी पे खर्च होना चाहिए। वो कम्युनिटी पे बिल्डिंग बनाने की जरूरत नहीं है, उस पर जरूरत इस बात की है कि कम्युनिटी के लिए, उसकी फलाह के लिए, उसकी मुस्तकबिल के लिए, उसके नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए आप कोई प्लानिंग कीजिए। अब प्लानिंग कैसे करेंगे उसका तरीका है। जब तक आप रिसर्च नहीं करेंगे, जब तक आप उस रिसर्च से कोई डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं बनाएंगे और हुकूमत को नहीं देंगे, तब तक ये काम होगा नहीं। इसके लिए ऑलरेडी लोग अवेलेबल हैं। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में 3644 मेंबर हैं, वो इतने वेल क्वालिफाइड हैं, वेल प्लेस्ड हैं, वेल एक्सपोज्ड हैं कि अगर आप उनको जनरल कॉल दें कि हमें इस डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट चाहिए, तो मैं समझता हूं ऑनरेरी लेवल पे एक्सपर्ट मिल जाएंगे आपको। लेकिन जो रिसर्चर है, जो रिसर्च एसोसिएट आप हायर करेंगे, उसको आपको पे करना होगा, तो वो तो बहुत सारे और लवाजमात पे हो रहा है। यानी आप जो इस तरह की जो आप खर्च करते हैं, अब उसमें सबसे ज्यादा प्रोग्राम वेलकम के होते हैं। सबसे ज्यादा कोई मंत्री बनेगा, कोई गवर्नर बनेगा, उसका वेलकम होगा। अरे भाई, उसको आप वेलकम करना लोगों को छोड़ दीजिए, आप फिक्र कीजिए उस गरीब मुसलमान की जो कश्मीर में बैठा है, बंगाल में बैठा है, बिहार में बैठा है, और वो केरला में बैठा हुआ बेचारा मजदूर आपकी तरफ आंख उठा उठा के देख रहा है कि दिल्ली में एक इदारा है और वो हमारे बारे में कुछ अच्छा सोचते होंगे। वो बड़े लोग हैं, वो सोचने वाले लोग हैं, आपसे वो उम्मीदें लगाए बैठा है और आप यहाँ पे गुलदस्ते थमाकर खुश हो रहे हैं। आपको चाहिए कि जो आपकी इदारे की आमदनी है, आप ठीक है, आपने कमर्शियल अप्रोच पर डाल दिया और उसने आमदनी कर ली, तो अब उस आमदनी का कम से कम अच्छा फायदा उठाइए। अब आप उन रिसर्च एसोसिएट को पे करिए और आप में से बीओटीज में से या प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट में से, एग्जीक्यूटिव में से कोई उसको फिर ओन करिए उसको और उसे चलाइए। क्यों नहीं चलाएंगे? अगर आप अच्छा काम करेंगे तो हुकूमत हिंद आपकी सताइश करेगी, भारत का मीडिया आपको कोट करेगा, भारत का मीडिया बुला के पूछेगा आपसे कि बताइए साहब, इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर ये क्या बात, ये हेल्थ के बारे में आप पे क्या आदाद शुमार है, ये तालीम के बारे में आप पे क्या आदाद शुमार है। आज मीडिया भटकता रहता है और कहीं की बात कहीं मिला देता है, ना उसके पास सही इंफॉर्मेशन है, कभी कभी तो पॉपुलेशन का भी गलत आदाद शुमार बता देता है, तो मैं आपके रोजगार के एतबार से आदाद शुमार गलत बता देता है, क्योंकि उसके पास कोई ऑथेंटिक सोर्स है ही नहीं जहां से बोले। तो क्यों नहीं इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर को एक मैगजीन निकालना क्या इतना मुश्किल काम है? अच्छी बात। अगर मान लीजिए, मैं एक बहुत ही हाइपोथेटिकल क्वेश्चन करता हूं कि अगर आप या तो अपनी कोई टीम जो भी बन रही हो इलेक्शन लड़ने की, किसी का साथ हो या खुद आप सामने आते हैं, तो ये जो बातें आप उनके लिए कर रहे हैं, फिर ये आप पर भी लागू होंगी या आपकी टीम पर लागू होगी जो नई टीम जीतेगी, फिर इसको किस तरह से डील करेंगे? यकीनन देखिए, मैं जो ये बात कह रहा हूं और मैंने इसको दस्तावेजी हैसियत में रखा है इसलिए ताकि मैं अभी अपनी बात से न फिर जाऊं। ये काम अचीवेबल है, बहुत इजी है। मैं अपने तमाम कारोबार के बाद भी, मैं इदारे चलाता हूं ना, मैं अपने सीबीएसई स्कूल चलाता हूं, मैं अपने और जो मेरे इंस्टीट्यूशन है, कोचिंग सेंटर्स है, और मैं सब चलाता हूं। तो मैं समझता हूं जब मैं अपनी बिजनेस को देखते हुए इदारे चला सकता हूं, तो मेरे से ज्यादा काबिल लोग हैं कम्युनिटी में। वो लोग अगर जीत कर आएंगे और कम्युनिटी अगर उनको जिताएगी, क्योंकि कम्युनिटी का भी बड़ा अजीब मिजाज है ना, कम्युनिटी जो हमारी इंप्रेस होती है वो लोगों के मसल से इंप्रेस हो जाती है, पैसे से इंप्रेस हो जाती है, ये तो जात से इंप्रेस हो जाती है, इलाके से इंप्रेस हो जाती है। जी। नहीं होती इंप्रेस तो उसके किरदार से नहीं होती, नहीं होती इंप्रेस तो उसके टैलेंट से नहीं होती। अगर टैलेंटेड आदमी कम्युनिटी वहां बिठा देती तो ये 20 साल जाया नहीं होते। अरे कुछ तो बोलता हो, कुछ तो करता। अभी भी वक्त है। और मैं आपके एशिया टाइम्स के थ्रू ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, खासतौर से आईआईसीसी के मेंबरान से, देखिए हर 5 साल बाद ये मौका आता है आपके पास कि आप बेहतरीन शख्स चुनें। अब बेहतरीन शख्स को चुनने में जो हमसे हर बार गलती हो रही है, पिछली 3 मरतबा का मैं गवाह हूं, उसी के दर्द की वजह से ये किताब आई थी। और अब मैं फिर आपसे अपील कर रहा हूं कि इस मरतबा गलती नहीं करनी है। इस मरतबा कम से कम इस बात का ख्याल रखना है कि हमें किसी के पैसे से इंप्रेस नहीं होना, किसी की ताकत कितनी भी हो, उसके पास मसल कितनी भी हो, उससे हमें इंप्रेस नहीं होना। हमें इंप्रेस होना उसके ख्यालात से, उसके परफॉर्मेंस से। क्या उसने जिंदगी में कभी परफॉर्म किया है, कभी इदारे चलाए हैं,
या उसके कमिटमेंट से या उसके विजन से। तो अगर इस तरह के हम लोग चुनेंगे, इस तरह के लोगों को लाकर अगर हम इदारों में बिठाएंगे तो यकीनन इदारे काम करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, हालात चाहे कितने भी खतरनाक क्यों ना हो जाएं, जिस तरह से हिंदुस्तान की जो सियासी हालात हैं, पूरी जमहूरियत खतरे में है, हिंदुस्तान का आइन खतरे में है, और खासतौर से मुसलमानों की तो जो शनाख्त और बका है वो सब खतरे में है। तो ऐसे तो देखिए, हमें सिर्फ इतना ही सोचना है कि जब भी कभी हल निकलेगा, हम जिस बंद गली में पूरी कौम है, इसका जब भी कभी हल निकलेगा वो इदारों से निकलेगा। अब कौन सा इदारा बढ़ के लीड रोल प्ले करेगा? इंडिया इस्लामिक सेंटर भी रोल प्ले कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि इंडिया इस्लामिक सेंटर के पास कोई विजन नहीं हो सकता। इंडिया इस्लामिक सेंटर अगर ऐसा रोल प्ले करता है तो मैं समझता हूं कि ये अपने बुजुर्गों की उन कोशिशों को पूरा करेगा, उन ख्वाब को पूरा करेगा जो ख्वाब उन्होंने अब से 45 बरस पहले देखा था, और हम बदकिस्मती से आज तक उस ख्वाब को अधूरा रखे हुए हैं। मेरी दुआ भी है और मेरी अपील भी है कि इस मर्तबा जो भी टीम को हम चुने या लाएं या देखें, तो कम से कम उनके दिल में वो दर्दमंद जो एहसास है उसको टटोलें, उनके दिमाग में वो विजन हो कि कम से कम वो 10, 20, 30 साल या 50 साल का आगे सोच सकें, और उनका ट्रैक रिकॉर्ड कम से कम ऐसा हो कि उन्होंने जिंदगी में कुछ किया हो। सिर्फ वो बड़े हो जाना या पैसे से बड़े हो जाना काफी नहीं है जी। ये मेरी इल्तिजा है। बढ़ गए और अंधेरे तो क्या हुआ, मायूस तो नहीं हो तुलुए शहर से। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक बार फिर जो इन्होंने इस किताब का जो नाम दिया है, यहीं से अपनी बात खत्म करूंगा कि इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर एक ख्वाब जिसकी ताबीर अभी बाकी है। यानी जो बातें हमारी हुई यहीं आकर के मुकम्मल होती हैं कि अभी भी मौका है हिंदुस्तानी मुसलमानों को और इस सेंटर को कि इसको उस अंदाज में एक्टिव किया जाए जो इसका मैंडेट है, जो मकसद है, ताकि आने वाले जो चैलेंजेस हैं हिंदुस्तानी मुसलमानों के, उसमें वो एक बहुत ही कलीदी रोल अदा कर सके, और ये कर सकता है। तो ये 3500 वो लोग हैं जो बहुत ही कलीदी रोल अदा कर सकते हैं, बहुत ही अहम लोग हैं। तो इन्हें सोचना चाहिए कि आने वाले दिनों में जब वो इलेक्शन होगा, जो भी होगा, सामने जो लोग भी होंगे, उनसे ये सवाल जरूर करें, किताब भी पढ़े। हाँ, और ये किताब भी पढ़ें। ये किताब बहुत छोटी सी, पतली सी, लेकिन वाकई में ये मुझे इस्लामिक सेंटर के अगराज़ व मकासद समझने में, सवालात को समझने में, और इसमें जो इन्होंने मशवरे दिए हैं, तजावीज़, बहुत कीमती तजावीज़ हैं, बहुत लंबी चौड़ी हैं। तालीम पर गुर्बत का इज़ाला कैसे हो, सेहत व सफाई कैसे हो, इस पर बाकायदा छोटे छोटे पॉइंट दिए हैं। तो बजाय इसके कि आप ये ना समझें कि कलीम साहब ने लिखा है, कुछ अपनी बात लिखी, बिल्कुल अपनी कोई बात नहीं लिखी है। इन्होंने टोटल जो बातें इसमें दर्ज की हैं वो सब आपके डॉक्यूमेंट में, इस्लामिक सेंटर के डॉक्यूमेंट में मौजूद है, उनकी रिपोर्ट्स में मौजूद है, उनकी लेटर्स में मौजूद है, इनके कुछ सजेशंस में शामिल है। तो आप इसे बायस हुए बगैर जहां कहीं मिले खरीद कर एक बार ज़रूर पढ़ें, उसके बाद वोट करें। मुझे लगता है कि बजाय इसके कि कलीम साहब को देखें, मुझे देखें, इस्लामिक सेंटर को आप देखें। बहुत बहुत शुक्रिया।